गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पहले ही हम बता देते हैं, ये जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक एक रिक्वेस्ट आया है। मेरा एक नॉन बंगाली स्टूडेंट्स है पश्चिम बंगाल के बाहर से, तो उनकी रिक्वेस्ट आई है कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन कर दीजिए। तो मैं उसका मैंने बहुत दिन पहले ये मैसेज देखा था, तो मैंने सोचा कि शायद आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो ये वीडियो बना देते हैं। टॉपिक यही है कि नेताजी के बारे में सब हम लोग जानते हैं भारतवर्ष में, और नेताजी आज़ाद हिंद फौज एक्टिविटीज़ के बारे में, लेकिन हम लोगों के पास कम नॉलेज है नेताजी ने जर्मनी में क्या किए थे। आज का वीडियो का ये जो टॉपिक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन जर्मनी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले से अंत तक तुम लोगों को ये वीडियो देखना है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल भारतवर्ष के किसी भी स्टेट्स में अगर आप हो, जॉब रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सब लोग नोटबुक रखना है अपने पास जब भी ये वीडियो तुम लोग देखोगे, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आज शेयर करने वाले हैं। तो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसा हीरो के बारे में आज बताएंगे जो हम सब भारतीयों का एक, क्या बताएं, एक ऐसा हीरो है जिसको सब भारतीय सम्मान करते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में बताने से हम लोगों को ये तो पता चल जाता है कि राज बिहारी बसु और जापान, और जो हमारा जो एक्टिविटीज लाल किले में हुआ था, विचार प्रक्रिया जो आजाद हिंद फौज के हुआ था, वो तो अलग बात है। इससे पहले वाला स्टोरी क्या था, वही बात बताने वाले हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था, कैसे पहुंचे जर्मनी नेताजी। उससे पहले थोड़ा सीन को पीछे एक बार बता देते हैं तुम लोगों को। यह है कि भारतवर्ष में जब अगस्त आंदोलन का लास्ट फेज चल रहा था, उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतवर्ष के बाहर और स्वाधीनता संग्राम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुके थे, पूरी तरह से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका एक्टिविटीज देख के बहुत परेशानी में थे। कब शुरू हुआ ये एक्टिविटीज? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में ये आया कि यही अच्छा मौका है भारतवर्ष से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सेना को भारतवर्ष से भगाने का, क्योंकि इन सुभाष चंद्र बोस के अंदर दिमाग में ये हमेशा ही सोच रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ये डिस्कशन, ये और डिस्कशन, सीटिंग्स, मीटिंग्स, इससे कभी भारतवर्ष को छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनसे, ये जो ब्रिटिश प्रशासन भी सुभाष चंद्र बोस का ये जो सोच है और उनका एक्टिविटीज भारतवर्ष में जो रहा है, वो भी उनसे वो रूबरू थे। इसीलिए क्या किए, इसीलिए उस वक्त हम बोल रहे हैं 1940s के दौरान के बात बोल रहे हैं, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये हमारा नंबर 1 शत्रु है, इसीलिए इनको बंदी बना लिए गए थे। भारत रक्षा आइन 2 जुलाई 1940 में इनको बंधक बना लिया गया था। नेताजी जब कारागार में बंदी थे, जेल में बंदी थे इस वक्त, तो उनके दिमाग में 3 चीज आए थे। एक कि यही मौका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही मौका है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पराजय होना है, मतलब ब्रिटेन जो 2 पक्ष चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें पराजित होने वाले हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य का पतन होने वाला है भारतवर्ष में। दूसरा कि इस दौरान ऐसा उनको लग रहा था कि
ब्रिटेन पराजित होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर भी ठीक है, लेकिन कभी भी भारतवर्ष से ये लोग जाएंगे नहीं, मतलब आसानी से जाएंगे नहीं। तीसरा, अगर भारतवर्ष अगर प्री प्लान विश्व युद्ध जब चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है, किसी भी हालत में अगर ब्रिटेन के खिलाफ अगर कोई भी भूमिका पालन करते हैं तो ब्रिटिश विरोधी जो भी शक्ति है उनसे अगर सहायता वो करते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि वो विरोधी जोट के सहायता से भारतवर्ष को भी स्वाधीनता और इंडिपेंडेंस मिल सकता है। तो ये 3 सोच नेताजी के दिमाग में काम किए। जैसा सोच वैसा काम करना। ऐसा कहा जाता है कि जब जेल में उनको भेजा गया उससे पहले से ही ये जर्मनी, जापान और रशिया से संपर्क बना रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये है कि अगर इन्होंने प्लान बना लिए कि विदेशी शक्तियों की सहायता से ही भारतवर्ष से ब्रिटिश को भगाया जा सकता है, तो इस प्लान को वास्तव रूप देने के लिए 29 नवंबर 1940 उन्होंने क्या किए, आमृत्यु अनशन शुरू कर दिए। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। क्योंकि उनका हेल्थ का सिचुएशन बिगड़ने लगा था और ब्रिटिश प्रशासन बाध्य हुए थे, मतलब एक तरह से वो परेशान हो गए थे, इनका हेल्थ खराब हो रहा है और इतना पॉपुलैरिटी है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाएगा, प्रेशर आ सकता है। इसीलिए उनको क्या किए, उनको जेल से मुक्ति दिलाए और 5 दिसंबर उनका जो कोलकाता में एल्गिन रोड के जो अपना घर था वहां पर सशस्त्र बल के वो पहारा के मतलब जो सिक्योरिटी दिया गया था और उनके घर बंदी बनाया गया था, मतलब घर में ही बंधक बनाया गया था एल्गिन रोड के उनके जो घर थे। और हम लोग जानते हैं 1941 17 जनवरी वो इतनी तादाद में सिक्योरिटी होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश जाने में सक्षम हो गए थे। ये जो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा हम बता देते हैं। पूरा प्रोसेस जो जर्नी था, इनमें भारतवर्ष को छोड़ने के लिए जो जर्नी था, इनमें 3 लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मियाँ अकबर शाह, अक्षर सिंह चीमा, भगत राम तलवार। ये तीनों लोग ही कम्युनिस्ट मतादर्श से बिलोंग करते थे। कीर्ति किसान पार्टी जो नॉर्थ वेस्टर्न सीमांत फ्रंटियर प्रोविंस के वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज के ये लोग मेंबर्स थे। तो 1941 16 जनवरी रात में डिसीजन लिया गया था कि हम बाहर जा रहे हैं। 17 जनवरी यूपी के एक मुस्लिम्स के नाम से, उनका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से वो घर छोड़ रहे हैं और उनके साथ जो आ रहे हैं वो उनके शरद चंद्र बोस जी, उनके जो भाई थे, उनके भाई के जो लड़के थे भतीजे शिशिर कुमार बोस, जो उनके साथ वो आए गोमो स्टेशन से कल का मेल पकड़े और कल का मेल पकड़ने के बाद गए दिल्ली और दिल्ली में फ्रंटियर मेल उन्होंने पकड़ा। वहाँ से गए पेशावर और पेशावर से वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से क्रॉस करके वो अपना जीवन को हाथ में रख के वो पहुँचे काबुल। तो ये पूरा सिचुएशंस, पूरा सिस्टम्स अफगानिस्तान के काबुल में पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने अलग सा प्लान बनाए थे। क्या ऐसा माना जाता है कि पहले वो काबुल में जाके इटालियन जो एम्बेसी है वहां पर कांटेक्ट की उन्होंने और वहां से जो दूतावास के साथ बातचीत करने के बाद सिनोर ऑरलैंडो मैट्सेटो ये नाम लेके
ये इटालियन एम्बेसी का एक ऑफिसर्स मतलब कूटनीतिविद जिसको हम बोलते हैं, कूटनीतिविद का नाम से ये पासपोर्ट बना लिए और वहां से 18 मार्च रशिया की तरफ चले गए। और ये जो पूरा जो पेशावर से काबुल तक जो जर्नी इनका रहा, वो भगत राम तलवार का एक बुक मिलता है, द तलवार ऑफ पठान लैंड एंड सुभाष चंद्र ग्रेट एस्केप। यहाँ से ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को पता चलता है। और काबुल का एक बिजनेसमैन भी था जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बहुत हेल्प किए थे, उत्तम चंद मल्होत्रा, व्हेन बोस वाज जियाउद्दीन। ये टेक्स्ट इनका लिखा हुआ है, यहाँ से भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो मॉस्को पहुंचने के बाद तो इन्होंने पहले रूस के जो लीडर्स थे उनसे वो प्रार्थना किए कि भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम में आप लोगों का हेल्प चाहिए। और पहले उन्होंने रूस राष्ट्रप्रधान जो थे स्टालिन, उनसे भी मुलाकात किए थे। और स्टालिन का ये एक ऐसा है कि जर्मनी कभी भी रशिया आक्रमण कर सकते हैं, तो इसीलिए स्टालिन अपने खुद ही बहुत ही टेंशन में थे। तो और सुभाष चंद्र बोस क्योंकि ये जानते थे कि ये जो जर्मनी वाला आक्रमण वाला सिस्टम है, तो स्टालिन किसी भी वक्त शायद ब्रिटेन के साथ भी हो सकते हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में भी था। तो इनका सोच जैसे रहा कि उनको लगा कि रशिया में ज्यादा हेल्प नहीं मिल सकता, तो इसीलिए उन्होंने 28 मार्च को रशिया से विमान पकड़े, मतलब प्लेन लिए और पहुंचे बर्लिन में। ये पूरा जो जर्नी कोलकाता से बर्लिन तक, ये जो पूरा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अब जो टॉपिक मैं जो टाइटल मैंने आज का वीडियो मैंने शुरू की है कि बर्लिन में, जर्मनी में जाके नेताजी ने क्या किए। जर्मनी में जाके नेताजी पहले जिस व्यक्ति से मिले वो है हिटलर के फॉरेन मिनिस्टर रिबेनट्रॉप से मिलकर उन्होंने अपना प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में 6 चीजें, इंपॉर्टेंट बातें बोला गया था, ये तुम लोगों को याद रखना है। पहली बात यह है कि यूरोप में भारत एक स्वाधीन सरकार गठन करेगा। दूसरा, युद्ध में जब जीत जाएंगे तो भारतवर्ष स्वाधीन हो जाएगा और वहां पर जर्मनी, इटली और ये सब लोग भारतवर्ष के साथ मतलब इन सब कंट्री भारतवर्ष के साथ चुक्ति करेंगे, मतलब पैक्ट बनाएंगे। तीसरी बात, जर्मनी से रेडियो से ब्रिटिश विरोधी कार्यकलाप वो चलाएंगे। चौथी बात, जर्मनी में जितने भी बंधक किया गया भारतीय थे वो उन सब को लेकर एक सेना वाहिनी, मतलब एक फोर्स तैयार करेंगे। पांचवी बात, भारतवर्ष के जो फ्रंटियर्स जो एरिया है, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनसे वो संघबद्ध करेंगे और अफगानिस्तान को वो सेंटर बनाएंगे। अफगानिस्तान होगा भारत और यूरोप का एक मिडिल स्थान, मतलब मिडिल प्लेस, जहां से भारत और यूरोप का जो मिलन स्थल हम लोग बोल सकते हैं। और छठी, जो भी इन सब कार्यकलाप में जो भी पैसे की जरूरत होगा, भारत सरकार, मतलब इंडिपेंडेंट भारत सरकार जब बनेगा, ये ऋण के तौर पर वो लेंगे। युद्ध खत्म होने के बाद ये सब उन लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले, उसके बाद जो इटली के शासक थे मुसोलिनी से भी मिले। नेताजी को ये लगा, दोनों राष्ट्रप्रधान से मिलके ये लगा कि ये शायद भारत के स्वाधीनता के बारे में इन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो जर्मनी में कितने दिन थे नेताजी? जर्मनी में थे 28 मार्च 1941 से 7 फरवरी 1943 ये कार्यकाल रहा, मतलब ये इतना दिन तक नेताजी जर्मनी में रहा था। इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम नेताजी जर्मनी में किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। जर्मनी में नेताजी ने क्या किए थे?
पहला काम जो जर्मनी में नेताजी ने किए थे वो 1941 2 नवंबर वो बर्लिन शहर में फ्री इंडिया सेंटर करके एक प्रतिष्ठान का स्थापना किए। और ये फ्री इंडिया सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेशंस की मतलब नेताजी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब उस वक्त जो प्लान कर रहे थे उसी का प्लान का मुख्य स्थल था। यहां से ही वो सब काम कर रहे थे। और ये बर्लिन में काम करने के दौरान नेताजी के साथ मुलाकात हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स का साथ, वो इंडियन लीडर्स के साथ। वो है नंबियर, गनपुले, आबिद हसन, गिरिजा मुखर्जी, M.R. बैस। और ये गनपुले साहब का एक बुक है नेताजी इन जर्मनी ए लिटिल नोन चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेताजी की एक्टिविटी जर्मनी में क्या था इनको जानने के लिए। जर्मनी के बाहर रोम, पेरिस और यूरोप में बहुत सारे जगह फ्री इंडिया सेंटर्स की जो ब्रांचेस है वो खोला गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम नेताजी जर्मनी में किए थे वो है जर्मनी भारतवर्ष के अंदर वो फ्री इंडिया सेंटर नेताजी का जो एक्टिविटीज है फ्रीडम मतलब भारतीय स्वाधीनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब वो भारतवर्ष में भी एक्टिव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रेडियो स्टेशन का भी ओपन किए थे बर्लिन में, जैसे आजाद हिंद रेडियो, नेशनल कांग्रेस रेडियो और आजाद मुस्लिम रेडियो। ये 3 जो भी गुप्त प्रचार केंद्र बनाया गया था। यहां से नियमित रूप से अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, पुश्त, गुजराती, बंगाली इन सब भाषाओं से वो प्रोग्राम प्रचार किया जा रहा था। भारतवर्ष में जो प्रोग्राम सुनाया जाता था। तो तीसरा काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जो किए थे वो है आजाद हिंद नाम करके एक न्यूज़पेपर वहां पर निकाले थे जो जर्मन और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। वहां पर क्या है भारतीय उस वक्त के पॉलिटिक्स, भारतीय उस वक्त के इकोनॉमी और समाज, फिलोसॉफी, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे। चौथी काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जो किए थे वो है नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी के हाथों बंधक बनाए गए बहुत सारे भारतीय सेना को लेकर 1941 में इन्होंने एक सेना बाहिनी खड़ा किया, फोर्स खड़ा किए। 1942 में दिसंबर जब हुआ तब इस सेना बाहिनी की टोटल संकुल संख्या हुआ 4000। सॉरी, जर्मन सरकार के एक आपत्ति था कि इस सेना बाहिनी का नाम क्या होगा। तो नेताजी ने इसका नाम पहले सोच के रखे थे कि आजाद हिंद फौज, तो लेकिन जर्मन गवर्नमेंट की अपोज के कारण इनका नाम रखा गया इंडियन लीजियन। तो हम तुम लोगों को ये बता देते हैं ये आजाद हिंद फौज का जो प्लान, यही है आजाद हिंद फौज का प्लान जो जर्मनी में बना था। और क्या किए, ये जो 4000 सेना नेताजी को मिले, यहाँ पर जो नेशनलिज्म और भी भेदभाव को छोड़कर नेशनलिज्म की बातें बोला गया और उनको भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए वो तैयार करने लगे थे जर्मनी में। और हम तुम लोगों को ये बात बता देते हैं कि इसी सेना दल में जो भी देश के प्रति नेताजी का जो इतना आग्रह, मतलब इतना जो त्याग और इतना जो वैप्लविक एक्टिविटीज, तो ये सब देख के बहुत सभी सेना श्रद्धाशील हो गए थे नेताजी के प्रति। सम्मान में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम में वो लोग संबोधित किए थे। तो हम लोगों को ये बात भी पता चल रहा है कि नेताजी का जो सुभाष चंद्र बोस को हम लोग जो नेताजी बोलते हैं, ये नेताजी का टर्म वो जर्मनी में वो इंडियन लीजियन के जो फोर्स थे उनका दिया हुआ था। तो पांचवी काम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में किए थे वो है फ्री इंडिया सेंटर्स के वहां पर अलग पहचान बनाने के लिए वहां पर एक अलग सा फ्लैग, अलग सा नेशनल एंथम, उनका एंथम, तो ये भी व्यवस्था किया गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया जब बनेंगे तब उनका वो जो नेशनल फ्लैग
उस फ्लैग का क्या कलर होगा। हम लोग जानते थे कि 1929 के वहां पर कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग के बाद वो जो तय हुआ था कि जो भारतवर्ष कैसे स्वाधीनता दिवस को पालन करेंगे, कैसे उनका फ्लैग होगा। तो ये जो ट्राई कलर जो फ्लैग हम लोगों को दिखाई देते हैं, जहां पर चरखा लगा हुआ रहता था, तो उस चरखा की जगह ये बाघ को हम लोग देखते हैं। जो अगर बाघ जो दौड़ने वाला जो बाघ है उसका एक प्रतीक ये ट्राई कलर फ्लैग, और उसके बीच में ये क्रॉस करने वाला मतलब दौड़ने वाला बाघ का पिक्चर लगाया गया। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन गण मन जो नेशनल एंथम उन लोगों का संगीत बना, मतलब इनका जातीय संगीत बना। और जो एक दूसरे को संबोधन करने के लिए जो टर्न का इस्तेमाल किया गया वो है जय हिंद। तो नेताजी ने ये 3 चीज वहां पर इंडियन लीजियन के जो भी फोर्स बने थे वहां पर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए, मतलब फ्री इंडिया सेंटर्स में ये इस्तेमाल होने लगा था। अब आते हैं कि नेताजी को भी लगने लगा था कि भारतवर्ष के जो एक्टिविटीज हैं, भारतीय स्वाधीनता के लिए जो एक्टिविटीज जर्मनी में वो कर रहे हैं वो शायद सफल नहीं होंगे। इसका उनको अंदाजा उस वक्त लगा 27 मई 1942 जब वो हिटलर से मिले। तो उनको ये लगने लगा था कि अब हिटलर का इंटरेस्ट वो नहीं, उस लेवल में नहीं था। तो उनको ये लगा था कि यूरोप में बैठ के भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए आंदोलन चलाना ब्रिटेन के खिलाफ वो संभव नहीं है। तो इसीलिए उनका जो दृष्टिभंगी उन्होंने दिया, मतलब उनका जो दिमाग गया वो है जापान की तरफ। तो ये इनको लगने लगा था कि जर्मनी नहीं, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में जो उनका जो वो प्लान बनाना पड़ेगा। अब वहीं से भारतवर्ष के स्वाधीनता के लिए एक्टिविटीज वो करेंगे। तो ब्रिटिश प्रशासन को अगर भारतवर्ष से फेंकना है तो ये यही सही वक्त है जर्मनी छोड़ने के लिए। हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का प्लान था ये कि जो इंडियन लीजियन का फोर्स बनाया गया था वो रशिया से लेके भारतवर्ष में घुसने की, जो रोड क्रॉस करके गए थे वहां पर घुसने का प्लान था। लेकिन जर्मनी, हिटलर ने रशिया का आक्रमण कर दिया था, तो पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। इसीलिए इंडियन लीजियन को फोर्स को वहीं पर छोड़ के आना पड़ा था और डिसमिस करना पड़ा था। तो ये ब्रिटिश प्रशासन के लिए सुभाष चंद्र बोस को ये लगा था कि आप जर्मनी में रह के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने 1942 22 में जर्मन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां पर उन्होंने पत्र लिखा। वहां पर उस पत्र में वो लिखा कि अब ये वक्त है भारतवर्ष में विप्लवी कार्यकलाप शुरू करने के लिए, यही सही वक्त है। इसीलिए वो चाह रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया में वो चले जाए। जैसा सोच वैसा काम नेताजी को हम लोगों ने पहले भी देखे हैं, इसलिए उनका मन चला गया जापान की तरफ। तो हम लोग ये सब जानते हैं, जैसे जापान उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हवाई जहाज में जाने में बहुत दिक्कत होगा ये वो जानते थे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलने के टाइम 1943 9 फरवरी आबिद हसन को वो अपने साथ लेके सबमरीन में वो जर्मनी से जापान की तरफ चलने लगे थे। और ये पूरा लगातार 3 महीने से भी ज्यादा जो टाइम तो कई हजार माइल वो पथ उन्होंने अतिक्रम किए सबमरीन में, और शुरू किए थे 9 फरवरी, और जापान के टोक्यो में वो पहुंचे थे 13 मई, और टोक्यो टाउन में पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे तोजो उनको सम्मान दिए थे वहां पर। मतलब जब जापान पहुंचे सुभाष चंद्र बोस, तो उनको वो अभ्यर्थना दिया गया था तोजो के प्राइम मिनिस्टर तोजो के द्वारा। और जापानी पार्लियामेंट में अंग्रेज के खिलाफ
जापानी फोर्स बहुत सहायता करेंगे, इसके बारे में भी बहुत सारी नीतियां अपनाए गए थे जापान पार्लियामेंट में 16 जून 1943। और ऐसा कहा जाता है जब भी वो 13 में जर्मनी से जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और पूरा साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय जो थे उनके मन में बहुत सारे सपने दिखने लग गए थे कि अब कुछ होने वाला है, अब हम लोग ब्रिटिश प्रशासन को भारत से बाहर फेंकने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लीडर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप जापान में आ चुके हैं। तो इसके बाद का जो स्टोरी है वो हम लोगों को पता है, आजाद हिंद फौज कैसे एक्टिव किए गए और क्या क्या एक्टिविटीज किया गया, तो उसके बारे में पता था। मेरा आज का लक्ष्य इस वीडियो में ये था कि तुम लोगों को थोड़ा नॉलेज शेयर किया जाए कि कैसे वो जर्मनी में पहुंचे और जर्मनी में एक्टिविटी एक्चुअली उन्होंने क्या किए थे। सबको याद रखना है जर्मनी में वो जो साल उन्होंने बिताए थे 1941 से 1943, ये सबसे इम्पोर्टेंट साल था भारतवर्ष में। अगर नेताजी का कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये साल में 1941 टू 1943 बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यहीं पर सब प्लान बने और यहीं से बाद में जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं हुआ था। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तुम लोग जरूर हर बार की तरह हम ये बोलेंगे टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, तुम लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।